दुनिया को कई घटनाओं ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, चाहे वह वक्त वक्त पर लड़ी गई जंगें हों या अलग अलग कालखंडों में हुए धर्मों का उदय हो। भारत में भी आज़ादी के 43 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख डाला। ये था 1991 का उदारीकरण। लेकिन 1991 में सिर्फ उदारीकरण ही नहीं हुआ, 90 के दशक में कई और भी ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश पर गहरा असर डाला। इन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक दृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज भारत के बनने की कहानी में हम देश के इसी किस्से को जानेंगे कुछ नजदीक से। इसी दौर में भारत राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा। राजीव गांधी का निधन, मंडल कमंडल की राजनीति, राम मंदिर आंदोलन ने जहां राजनीतिक तौर पर देश में भूचाल लाने का काम किया, तो 1991 के आर्थिक सुधारों ने उन्नति की नई गाथा भी लिख डाली। भारत जहां राजनीतिक बवंडर में घिरा था, तो दुनिया में भी ऐसा ही असर दिखाई दे रहा था। सोवियत यूनियन बिखराव की कगार पर था। 1989 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। पूर्वी यूरोप के कई देश सोवियत से छिटक गए थे। वामपंथ धराशायी हो रहा था और दुनिया के बड़े देश इसे पूंजीवाद की विजय के तौर पर देख रहे थे। 1991 में खाड़ी युद्ध दुनिया का ऐसा पहला युद्ध बना जिसे टीवी पर लाइव देखा गया। 90 के दौर की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट में फंस गया था। देश की आबादी 90 करोड़ थी और उसके पास सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इससे गिनती के दिन का ही आयात हो सकता था। अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों ने 6 महीने में 2 बार घटाकर अनिश्चित दर्जा दे दिया था। महंगाई बढ़ रही थी और देश दिवालिया होने की कगार पर था। भारत के पास अमेरिका के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार व्यवस्था से जुड़ने का विकल्प था। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो नरसिम्हा राव पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जब सरकार बनाने की बारी आई तो उन्हें परिवार के साथ साथ कांग्रेस को भी संभालना था। ऐसी स्थिति में वो एक शांत रूम में एक बार सीताराम केसी के साथ पीसी अलेक्जेंडर का इंतजार करते नजर आए। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक महत्वपूर्ण शख्स उनसे मिलने आया हुआ है। ये थे कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा। नरेश चंद्रा ने दिसंबर 1990 में ही नौकरशाही के प्रमुख के तौर पर अपना पद संभाला था और देश को सबसे उथल पुथल भरे दौर में देख रहे थे। वो 1 साल के भीतर तीसरे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने जा रहे थे। राव ने चंद्रा को अंदर बुलाया। शपथ ग्रहण पर चर्चा हुई। इस दौरान चंद्रा ने राव के सामने 2 तस्वीरें रख दी। एक नोट में भारत की बदहाली की कहानी थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरे नोट में भारत की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का तरीका रखा हुआ था। इस योजना को पूरा करने के लिए एक काबिल अधिकारी की जरूरत थी। राव ने मशहूर अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल को न्योता दिया, लेकिन आईजी पटेल ने विनम्रता से इनकार करते हुए मशहूर नौकरशाह मनमोहन सिंह के नाम का सुझाव दिया। राव को जरूरत एक ऐसे शख्स की थी जो आईएमएफ और विश्व बैंक को स्वीकार्य हो, जो अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखता हो और राजनीति की भी भली भांति समझ रखता हो। मनमोहन सिंह तमाम मानकों पर खरे उतरे। मनमोहन और राव की जोड़ी ने देश की तस्वीर बदल दी और इस तरीके से देश में जिसे नेहरू ने सोशलिज्म दिया, वहां पर ग्लोबल मार्केट का पदार्पण हो गया। इन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स कहा गया, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। रिफॉर्म से पहले देश की जीडीपी 4% के आसपास थी, जो बाद में 6% के पार पहुंच गई थी। हालांकि इस दौर में नौकरियों की कमी और गरीबों की अनदेखी के आरोप भी लगे। टीवी सिनेमा में बदलाव। 90 के दशक में भारतीय लोगों की टीवी देखने का अंदाज भी बदला। अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से भारत में कई बड़े प्राइवेट चैनल भी आए। सैटेलाइट टीवी का चैनल पूरे देश में चला। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई तो इन्हें जरूरत थी अपने ब्रांड्स को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े चेहरों की। ऐसे दौर में जब देश निराशा में डूबा था, तब क्रिकेट के मैदान पर हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहे एक यंग प्लेयर पर सबकी नजरें गईं, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। लोग उसके खेल में अपने गम भूल रहे थे तो कंपनियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा था। पहली बार कोई खिलाड़ी लगभग हर फील्ड के एड्स में छा गया। 90 के दशक में टीवी पर निजी चैनलों की शुरुआत हुई। अप्रैल 1996 में स्टार ने स्टार प्लस नाम से हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत की। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम घर घर में छा गए। एशियानेट चैनल को साल 1993 में शुरू किया गया। 1994 में ही चैनल वी की शुरुआत हुई।
90 के दशक को बॉलीवुड के लिए भी याद किया जाता है। यही वो दौर था जब बॉलीवुड में स्टार्स की नई पौध खड़ी हुई। शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन, आमिर खान, सलमान खान को इसी दौर ने इंडस्ट्री में पहचान दी और इन्हें बड़ी कामयाबी भी मिली। राजनीतिक बदलाव। मंदिर और मंडल कमंडल की राजनीति ने भारत को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि यही वो दौर था जब 1988-89 के दौर में कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ। इस दौर में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के विरोध वाली राजनीति और राजनीतिक दल मजबूत हुए। आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने सरकार तो बनाई लेकिन चली नहीं। 1980 में मंडल कमीशन ने 52% ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही। इसका असर यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा हुआ। 120 संसदीय सीटों वाले यूपी और बिहार में कुछ क्षेत्रीय ताकत उभरी। 1989 के आम चुनाव में बोफोर्स का जिन कांग्रेस को ले डूबा और वीपी सिंह की जीत हुई। सत्ता में आते ही वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। पूरे भारत में आरक्षण और विरोधी आंदोलन तेज हुआ। नतीजतन क्षेत्रीय दल और भी मजबूत हुए और कांग्रेस का हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रभाव कम होता चला गया। कांग्रेस अकेले दम पर केंद्र की सत्ता में नहीं आई। इसी दौर में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत की। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। जातीय राजनीति को धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश में बीजेपी काफी हद तक कामयाब हुई। 1984 में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी 1996 में 161 सीटें जीती। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी बनी। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड। फरवरी 1981 में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के सामने पेट्रोल पंप पर साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने पॉइंट ब्लैंक से उसे 5 गोलियां मारी। कास्कर दाऊद इब्राहिम का भाई था। इस हत्या ने मुंबई में डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड के खूनी खेल की शुरुआत की, जो अगले 20 सालों तक चलती रही। 1980 और 90 का दशक पैसे वालों अंडरवर्ल्ड के नेक्सस के बीच झूलता रहा। लॉ एंड ऑर्डर को करप्शन और दहशत से धराशायी कर दिया गया। दाऊद के बदले की आग ने पठान गैंग का सफाया कर दिया। डी गैंग नाम की दहशत मुंबई की हवा में तैरने लगी। उगाही का खुला खेल चला और जिसने हामी नहीं भरी उसे जान गंवानी पड़ी। इसके बाद अंडरवर्ल्ड ने कुछ ऐसा किया जिसने सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि देश को भारी चोट पहुंचाई। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाकों को अंडरवर्ल्ड की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया। धमाके में 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 800 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। राजीव गांधी का निधन। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उनके जन्म के 3 साल बाद देश आजाद हुआ। बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। उनका बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और लव लाइफ हर लम्हे के दिलचस्प किस्से हैं। राजीव गांधी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हत्या के पीछे था श्रीलंका में सक्रिय संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। परमाणु परीक्षण। 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इन परीक्षणों का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1999 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे राजस्थान के पोखरण के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है। 90 का दौर ऐसा था जिसने भारत को हर तरह से बदल कर रख दिया। हमने जो बातें आपसे शेयर की हैं, हमें उम्मीद है वो आपके दिलों तक भी ज़रूर पहुंची होंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में भारत के बनने की कहानी के एक नए शो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।